तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उस चैप्टर का नाम तो ऐसे मैं बता रखा हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। और ये टॉपिक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जिनको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आता है उनको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता है, और जिनको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता है। इसका मतलब जिसको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आया ना, तो समझ जाओ उसको केमिस्ट्री ही नहीं आया। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कवर करा देता हूँ, और इस तरह से पढ़ेंगे कि थोड़ी बहुत हमको समझ भी होनी चाहिए। समझ करने का मतलब ये कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, और इस तरह से ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना है भाई। तो चलो देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले होंगे। तो देखो, पिछले क्लासेस के अंदर में अगर आपने ये पढ़ रखा होगा कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन अगर आपसे पूछूं तो एक बच्चा बता देगा कि केमिस्ट्री साइंस की ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी मैटर का स्टडी करते हैं या किसी भी पदार्थ का स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग केमिस्ट्री बोल देते हैं। ये उसका डेफिनेशन था। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। जिन बच्चों को केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आता होगा, 11th क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़े, वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। 9th क्लास से स्टार्ट करेंगे और बीएससी फर्स्ट ईयर तक लेके आएंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीएससी फर्स्ट ईयर से भी ज़्यादा तक पढ़ाऊंगा मैं। देखिए, किसी को अगर ऐसे लगता हो कि आवाज़ नहीं आ रही हो या आवाज़ ज़्यादा आ रही हो तो बताइएगा, ताकि मैं यहाँ से उसको कंट्रोल कर पाऊंगा। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं सीधा। हमने पिछले क्लासेस के अंदर में मैं सीधा मैटर से शुरू कर रहा हूँ, जो 9th क्लास का सिलेबस है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग मैटर। और मैटर को हम लोग हिंदी में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं पदार्थ। अब ये क्या कहता है कि ऐसा कुछ भी चीज, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द मास एंड हैविंग अ मास इज कॉल्ड मैटर। हिंदी में कहना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसा कुछ भी चीज जिसमें मास होता है और वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, उसे पदार्थ बोलते हैं। तो मैं सिंपल सा मैटर को अगर आप डिफाइन करना चलेंगे तो केवल दो ही कंडीशन होना चाहिए। पहला, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करना चाहिए। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड का मतलब होता है स्थान घेरना चाहिए, और प्लस इसमें कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी चीज जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है और मास होता है, उसमें उसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? मैटर बोल देते हैं। अब हम लोग मैटर में क्यों पढ़ा रहा हूं, वहीं से हम लोग का रिलेट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखिएगा आप लोग, मैं हेडिंग डालने भूल गया हूं, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, उसके बाद आपको थोड़ा शुरू कराता हूं। कुछ स्टूडेंट तो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, ज़्यादा लेट नहीं होता लाइव क्लासेस के अंदर में, 1 से 1 मिनट लेट होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा लेट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो शुरू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर ने बता दिया कि मैटर क्या होता है कि ऐसा कोई भी चीज़ है जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, मास कंटेन, उसके पास ना कुछ मास होता है, उसको हम लोग मैटर बोल देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है ये कि एटम्स क्या है। तो सबसे पहली बात, एटम हम लोग डिफाइन करने चलें उससे पहले मैं बता दूं कि एटम का कॉन्सेप्ट कहां से आया था। एटम का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में जिया किसने था? तो एटम का कॉन्सेप्ट दिया था कन्नद ने। इसको आप लोग हिंदी के अंदर में क्या बोला करते होगे? इसे कनाद बोला करते हो। तो ध्यान दीजिएगा कि एटम का कॉन्सेप्ट कन्नद ने दिया था, लेकिन ये कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, या ऐसे बुक्स के अंदर में मिल जाता है कि कन्नद के पास एटम का कोई एक्सपेरिमेंटल डिटेल नहीं था, एक्सपेरिमेंटल डेटा, हिंदी में कहूं तो प्रायोगिक डेटा नहीं था। इस वजह से इनका सिद्धांत को नहीं माना जाता है या फेल कर दिया जाता है। उसके बाद एटम को डिफाइन करने के लिए ध्यान से देखिएगा, मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, आपको समझा दूंगा कि एटम को डिफाइन किसने किया है। तो सब बच्चा जानता होगा कि जॉन डाल्टन ने किया था, और कब? 1808 के आसपास में। तो मैंने आपको बता दिया कि एटम को एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कन्नद ने। तो इसका कॉन्सेप्ट देने का श्रेय जाता है कहां पास? कन्नद के पास, लेकिन इसको डिफाइन किया था जॉन डाल्टन ने। देखो, आपको मैं बहुत इजीली वे में समझाने की कोशिश करता हूं कि ये एटम का डिफिनेशन कैसे बन जाएगा। एक काम करिएगा कि मैं यहां पास एक मैटर ले लेता हूं, कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है। इस पदार्थ को मैं क्या कर रहा हूं? ब्रेक डाउन करवा रहा हूं।
ब्रेक डाउन करा रहा हूँ, मतलब कि कैसे इसको अगर आप दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो थोड़ा और स्मॉल हो जाएगा कुछ इस तरह से, और अगर मैं इसको और स्मॉल करना चाहूँ तो और स्मॉल हो जाएगा, जैसे ये और स्मॉल हो गया, और स्मॉल करो और स्मॉल हो जाएगा। ऐसे करते करते अगर ऐसे करते करते एक कंडीशन ऐसे आ जाएगा कि ये जो मैटर है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट का मतलब हिंदी में कहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सूक्ष्मतम बहुत ही छोटा हो जाएगा, और किसी भी मैटर का सबसे छोटे वाले पार्ट को, या मैं स्मॉलेस्ट पोर्शन लिख देता हूँ भाई, स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एटम। तो कहीं आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आप ये बता दीजिएगा कि किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम लोग एटम्स कहते हैं। तो डिफाइन करने की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा, डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आप सिंपल सा ऐसे बता दीजिएगा। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो मेरे हाथ में एक मार्कर दिखाई दे रहा होगा, इस मार्कर को पहले आप क्या करो, दो पार्ट में डिवाइड करो। दो पार्ट में जैसे डिवाइड करोगे ये थोड़ा और स्मॉल हो जाएगा कुछ इस तरह से, इसको और करना और स्मॉल हो जाएगा। इस तरह से आप इस मार्कर को लगातार कंटिन्यूअसली अगर ब्रेक डाउन करवाते जाओगे तो एक कंडीशन ऐसे आएगा कि ये मार्कर बिल्कुल स्मॉलेस्ट हो जाएगा, इसका जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और उसको और स्मॉलेस्ट पार्ट में हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और उसी चीज को हम लोग नाम दे देंगे एटम्स। ठीक है, तो चलिए ये बात तो आपको मैंने समझा दिया है कि एटम होता क्या है, लेकिन इसका जो डेफिनेशन चलता है वो डेफिनेशन आजकल जो मॉडर्न में चल रहा है वो ये कहते हैं कि किसी भी मैटर का वह स्मॉलेस्ट पार्ट, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी मैटर का वह स्मॉलेस्ट पार्ट जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसे हम लोग एटम नाम दे देते हैं। एक मिनट पहले देखता हूं यहां पर मेरे स्टूडेंट आए हैं कि नहीं, शायद उन लोग को मैं लिंक सेंड करने भूल गया, आ गए हैं, वैसे कोई बात नहीं है। तो जिनका छूट गया था तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तुम लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इंग्लिश मीडियम के लिए बता बस दूंगा, आप लोग लिखिए अपने से। हिंदी वालों के लिए मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, और उसके बाद ज़्यादा डेफिनेशन लिखूं, केवल कुछ ही लिखने वाले होंगे। तो सबसे पहले यहाँ बस डेफिनेशन लिख लेते हैं, और डेफिनेशन क्या होगा यहाँ पर कि किसी पदार्थ का, लिख लीजिए आप लोग मेरे साथ साथ, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम पार्ट, तो मैं स्मॉलेस्ट लिख रहा हूं, स्मॉलेस्ट पोर्शन जो कि केमिकल रिएक्शन में, जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं रिएक्शन लिखा हूं ना, अभी आप लोग नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं पूरा लिख देता हूं। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है या भाग ले सकता है, उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एटम्स कहते हैं। भाग पार्टिसिपेट करता है एटम कहलाता है। तो ये मैंने आपको डिफाइन भी करवा दिया है भाई, एटम कहलाता है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। हालांकि आपसे ये तो 100% नहीं पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल आपको इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको डिफाइन करवा दिया हूँ कि एटम का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। भाई यहाँ तक आपको प्रॉब्लम्स होगा तो ज़रा मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, जिनको भी लग रहा होगा। और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने में मेरे को मज़ा भी बहुत आता है। रीज़न, ये बहुत सबसे बेसिक टॉपिक होता है और ये मेरा स्ट्रॉन्ग भी होता है, क्योंकि 9th भी पढ़ाता हूँ प्लस 11th भी पढ़ाता हूँ इसको, प्लस BSc फर्स्ट ईयर भी पढ़ाता हूँ, तो तीनों साल का कम्बिनेशन करके पढ़ाता हूँ। नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। भूपेंद्र सिंह बोल रहे हैं, सुख सिंह भी बोल रहे हैं कि उनको नो प्रॉब्लम है।
चलिए अब देखो, मैंने एक बात तो बोल दिया कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, लेकिन ये चीज़ें कुछ दिनों तक चली। मतलब जॉन डाल्टन का जो डेफिनेशन था वो कुछ दिनों तक चला कि एटम होता है वो बहुत स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, उसको और छोटे पार्टों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये कुछ दिनों तक चला, उसके बाद आगे जाने के बाद ये थ्योरी फेल हो गया। ये थ्योरी फेल कौन किया एक्चुअली में? जे थॉमसन ने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक्सपेरिमेंट वही मैं बताने वाला हूँ। आप लोग 11th क्लास के अंदर में थोड़े बहुत जानते होंगे, अब बताऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसको हम लोग एक्स रे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रेज ट्यूब बोलते हैं, वहीं से ये चीजें खत्म हो गया था। ये जो कॉन्सेप्ट था एक्चुअल में ये फेल हो गया था। तो अब इसका डेफिनेशन लेकिन आज भी यही चीज दिया जाता है भाई। तो देखिएगा आगे हम लोग सॉल्व करने वाले होंगे क्या हो गया था कि जो ये एटम्स है, जिसको मैं अभी फिलहाल बोल रहा हूं कि ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, ये चीजें कुछ दिनों तक चला, उसके बाद फेल्ड हो गया। तो फेल्ड करने के बाद ये पता चला कि एटम्स के अंदर में और भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि एटम के अंदर में ही प्रेजेंट होते हैं। मतलब मैं ऐसे बताने चाह रहा हूं कि भाई ये सबसे स्मॉलेस्ट ये डॉट दिख रहा होगा आपको, और इस डॉट के अंदर में इसको आप बोल रहे हो कि बहुते छोटा होता है, और अगर ये बहुते छोटा होता होगा तो आप मुझे बताओ इसके अंदर पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स होंगे तो और स्मॉल होंगे। बात तो मानते ही मानते होंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरा से तो ऐसे बनेगा, और अगर मैं इसको एटम बोल रहा हूं तो इसके अंदर में जो पार्टिकल पाए जा रहे हैं वो तो और स्मॉलेस्ट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट नहीं होता है, इसके अंदर भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं या फिर और स्मॉल पार्टिकल पाए जाते हैं। इन स्मॉल पार्टिकल को हम लोग क्या नाम दे देंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल बोल देंगे। तो क्वेश्चंस यही आता है कि बताओ सब एटॉमिक पार्टिकल किसको बोलते हैं? तो आप सिंपल सा बोल दीजिएगा कि वे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। द एटम विच आर प्रेजेंट इनटू द एटम्स इज कॉल्ड, the particle which are present into the atom are called subatomic particle। मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहीं से हमारा सिलेबस भी शुरू होता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो मैंने ऐसे बोल दिया कि जो एटम्स के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? तो पहला होता है इसका इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा है प्रोटॉन्स और तीसरा है न्यूट्रॉन। मैं पूरा लिख दे रहा हूं फिलहाल के लिए। ई का मतलब यहां पर है इलेक्ट्रॉन, और पी का मतलब है प्रोटॉन्स, और एन का मतलब यहां पर है न्यूट्रॉन। तो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम लोग जनरली पढ़ते हैं, पर इसके अलावा भी और पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये मेजॉन बोला जाता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये भी एटम्स के अंदर ही पाए जाते हैं। मैं आगे आपको रदर कोड के अंदर लिखने वाला भी होऊंगा। मेजॉन, दूसरा हम लोग इसको बोल देते हैं पाई मेजॉन, और इसके अलावा और कुछ पार्टिकल है जिसको हम लोग बोल देते हैं न्यूट्रिनो। इस तरह से बहुत सारे और पार्टिकल जो एटम के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, इन सब पार्टिकल को एक साथ मिला करके हम लोग क्या बोल देंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल देंगे। पर हम लोग को केवल तीन ही पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही आज तक चलता है, बाकी हमारे काम का है नहीं है। तो पहले एक बार जरा आप कॉपी कर लो, और जिसको अभी तक में जो डाउट लगा वो मुझे बता देंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब देखो मेन प्रॉब्लम ये आया था कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में किस तरह से अरेंज होती है। अब सिमिल तुम ही बता दे एग्जांपल, तुम्हारे घर का रूम को बहुत स्मॉल कर दिया है या बहुत ही छोटा कर दिया है, और तुमको तीन रहना है एक साथ, तो तुम कैसे रहोगे? सोचने वाली बात है। तो इसीलिए अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो एटम के अंदर में किस तरह से अरेंज होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालने वाले होंगे अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम्स। हिंदी में कहूं तो बोल सकता हूं कि किसी भी एटम्स के अंदर में
अपरमाणविक कण की व्यवस्था। हिंदी में थोड़ा फंस जाता हूँ ना, इसलिए थोड़ा माफ करिएगा, कभी कभी फंस जाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन एटम्स, या इन एन एटम लिख देते हैं यहाँ पर। हिंदी में कहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एटम्स के अंदर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, ये हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जो थ्योरी दिया गया था वो जो थॉमसन मॉडल था। मैं थॉमसन मॉडल को स्किप करते हुए सीधा मूव कर जाऊंगा कहां पर, रदरफोर्ड मॉडल की ओर, वही हमारे काम का हो। तो हम लोग इसका जॉन थॉमसन मॉडल को मैं स्किप कर रहा हूं और सीधा चलते हैं नंबर 1 पॉइंट पर, और उसको हम लोग बोलेंगे रदरफोर्ड मॉडल। तो हेडिंग डालिएगा अब से रदरफोर्ड मॉडल, और यहीं से हमारा सिलेबस शुरू है। यहाँ से कुछ भी चीज आप स्किप नहीं कर पाओगे, अगर स्किप करोगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हेडिंग डाल रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल। और ये रदरफोर्ड मॉडल कहता क्या है, तो चलिए रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड नाम दिख रहा हो तो रदरफोर्ड ने दिया ही होगा, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहली बात, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट हमारे काम का है नहीं, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि रदरफोर्ड मॉडल देने से पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम लोग अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। हिंदी में बोलूं तो बोल सकता हूं अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा कैसे। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं अल्फा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हिंदी में अगर इसे बोलना चाहूं तो इसे आप बोल सकते हो कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं तो दिक्कत नहीं होगा। अल्फा किरण, नहीं क्या बोलेंगे, अल्फा किरण, फंस जाता हूं भाई, मैं क्या बोला भूल गया हूं। अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी, अरे जो भी बोले आप इतना याद कर लिया। देखो क्या कहता है, हमको मेन समझना है कि रदरफोर्ड मॉडल कहना था। उन्होंने कहा किया था कि यहां से उन्होंने एक गोल्ड की थिन फॉइल लिया था, या मैं सीधा सा एक फोटोग्राफिक प्लेट ले लेता हूं इस तरह से। ये मेरा फोटोग्राफिक प्लेट है, और जिनको मैंने ऑफलाइन पढ़ाया होगा, अगर वो स्टूडेंट होंगे तो उनको लग रहा होगा मैंने स्किप किया है, यस, क्योंकि हमारे काम का है नहीं है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहाँ पर एक तो गोल्ड की थिन फॉइल लगाया था। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, सोने की पतली परत बोल सकते हो, फॉइल बोल सकते हो, गत्ता बोल सकते हो। तो मैं गोल्ड की फॉइल लिख रहा हूं, गोल्ड की फॉइल। इंग्लिश मीडियम वाले तो आराम से कन्वर्ट कर ही सकते हैं इसको कि गोल्ड की फॉइल है ये। इस गोल्ड के फॉइल पर उन्होंने क्या कराया था, उन्होंने अल्फा रेज को इंसिडेंट कराया था। ये मैं जो यहां से लेके जा रहा हूं ये अल्फा रेज है दोस्तों। अल्फा रेज का क्या मतलब है तो मैं भी आपको समझा देता हूं कि अल्फा रेज को आगे जाके आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर मैं पढ़ाऊंगा भी, लेकिन फिलहाल में यहां पर याद रखिएगा कि ये अल्फा रेज है। जिनको ये सिंबल्स पता नहीं होगा वो लिख लीजिए यहां पर कि इसको मैं क्या बोल के रखा हूं, अल्फा रेज या अल्फा किरण मैंने बोल के रखा है। ये अल्फा रेज को मैंने एक एटम या गोल्ड की पतली परत पर इंसिडेंट कराया है। हिंदी में बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि आपतित कराया है। अब उन्होंने ये देखा कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है, एक्चुअल में ये फोटोग्राफिक प्लेट का कलर होता है ब्लैक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि ये हमारा फोटोग्राफिक प्लेट है, और अगर ये फोटोग्राफिक प्लेट है तो इसकी कलर तो 100% ब्लैक होगा, क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट तो ब्लैक कलर की होते हैं। अब आपको इसको डेली लाइफ के थ्रू एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ये कहाँ देखने को मिलता है। पुराने जमाने के जो कैमरा हुआ करते थे ना, उस कैमरे में रील आया करता था। अगर किसी को पता होगा
तो देखिएगा उसमें रील आया करता था, उस रील को अगर हम टच कर देते थे ना ऐसे करके, रील ऐसे टच कर देते तो खराब हो जाता था वो। सेम वही फोटोग्राफिक प्लेट मैंने यहाँ पर लगा रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से अल्फा रेज को इंसिडेंट करा रहा हूँ। तो उन्होंने ये देखने को मिला क्या कि अल्फा रेज पर आगे जाके पढ़ाऊंगा कि इस रेज पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ पूरा वर्ड्स में कि इसमें कौन सा चार्ज होता है, तो आप बोलोगे कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस पर जाके इंसिडेंट हो रहा था तो उनको देखने को ये मिला कि भाई अगर मैं इस गोल्ड की थिन फॉइल से पास करता हूं तो इसमें कुछ रेडिएशन होते हैं जो सीधे के सीधे निकल जाते हैं, मतलब ऐसे गए, कुछ ऐसे गए, कुछ ऐसे गए, कुछ ऐसे गए, कुछ ऐसे गए, जाने के साथ सीधा सीधा तो जा ही रहे थे, कुछ रेडिएशन ऐसे देखने को मिला जो अपने रास्ते से डेविएट हो गए थे, स्कैटर्ड हो गए थे, या मैं बोलूं अपने रास्ते से मुड़ गए थे, विचलित हो गए थे। तो मैंने कुछ इस तरह से बना दिया है, ये इधर चल देगा, कोई इधर भी चल देगा, कोई इधर भी चल देगा, मतलब सीधा सीधा तो जा ही रहा है, साथ ही साथ ये अपने रास्ते से भटक भी जा रहा है। इसको अगर मैं एक शानदार डायग्राम से बनाना चाहूं तो कुछ अलग तरीके से बना सकता हूं। देखिएगा कैसे, इसको अगेन मैं इधर समझा रहा हूं, मेरे ख्याल से स्क्रीन पे तो आ जाना चाहिए, हाँ आ जाएगा, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है। मैं इस ब्लैक को यहाँ लिख देता हूँ और इसको मैं एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिएगा कैसे कि मैंने यहाँ पर एक एटम ले रखा है और यहाँ मैंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया है, ठीक है। अब ये फोटोग्राफिक प्लेट का नाम भी हम मेंशन कर देते हैं कि ये फोटोग्राफिक प्लेट है। और अगर ये फोटोग्राफिक प्लेट है और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं अल्फा रेज को इंसिडेंट करा रहा हूं। ये जो है ये अल्फा रेज है और अल्फा रेज को हम क्या करा रहे हैं, एक्चुअल में आपतित करा रहे हैं। अल्फा रेज पर अभी बता के रखा हूं कि कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उन्होंने ये देखा कि जब जैसे ही इस अल्फा रेज पर मैं पास कराता हूं तो कुछ रेज तो सीधे के सीधे निकल जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और कुछ रेज ऐसे थे, कुछ किरण ऐसे थे जो कि अपने रास्ते से डेविएट हो गए थे, मतलब यहां तो गए और उसके बाद इधर चले गए, कोई इधर चले गए, कोई इधर चले गए, कोई इधर चले गए, कोई इधर भी चले गए, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, यहां मैं क्यों बताया कि गोल्ड की थिन फॉइल के अंदर में एटम होंगे, क्योंकि ये मैटर है और मैटर होगा जिसके अंदर एटम्स होंगे, और एटम के अंदर में एक्चुअल में क्या करा रहा हूं, अल्फा रेज को इंसिडेंट करा रहा हूं। यहां से 11th क्लास के अंदर एक क्वेश्चंस भी आता है जो मैं कराता हूं, मैं बताता हूं, रुकिए पहले इसको हम समझते हैं। तो मैंने कहा किया, देखो अब देखो ऐसे हुआ कि बहुत सारे अल्फा रेज तो आर पार निकल गए होंगे, आर पार निकल गए होंगे। इसका मतलब ऐसा तभी पॉसिबल है जब एटम पूरी तरह से वैकेंट होगा, मतलब खाली होगा। साथ ही साथ ये भी पता चला कि एटम को एक जो अल्फा रेज है वो एटम से होकर डेविएट हो जा रहे हैं, डेविएट हो जा रहे हैं, मतलब इधर चल जा रहे हैं, कोई इधर चल दे रहा है, कोई इधर चल दे रहा है। इसका मतलब ऐसा तभी पॉसिबल है कि इस एटम के सेंटर में या एटम के किसी पोजीशन पर एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल पाया जा रहा होगा। कैसे भाई, इस एक्सरे अल्फा रेज पर कौन सा चार्ज है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज है। और अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो मुझे बता दो बच्चों कि अगर ये अपने रास्ते से भटक जा रहा होगा, इसका मतलब यहां एक पॉजिटिव चार्ज होगा जो इस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा। और अगर इसको रिपल कर रहा होगा इसलिए अपने रास्ते से भटक जाता है। और पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दे दिया था न्यूक्लियस। हिंदी में इसे बोलना चाहूं तो आप भी बोल सकते हो क्या, नाभिक। ओके, तो एक बात तो क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की खोज कौन सा एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया है, तो आप 100% बता सकते हैं रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया है। बात को मानते होंगे आप लोग भी। दूसरी बात सुनो सुनो सुनो,
अब मुझे बता दो, इसका मतलब न्यूक्लियस तो होता है सेंटर में, और इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। बहुत अच्छी बात है। इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम दिया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो जरा इसे आप कॉपी करो। इसके द्वारा हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं या रदरफोर्ड क्या कहना चाहता है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले इसे आप इसे कॉपी कर लो जरा। और किसी को भी कहीं पर भी दिक्कत होगा तो मुझे एक बार जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम उसको रिमाइंड करवा दें अगेन से। तो चलते हैं इस काम के बात पर आते हैं। काम की बात क्या है, इसका कहना क्या था? देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके द्वारा उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि पहली बात तो ये, जो तू बहुत बच्चे समझ गए होंगे पर मैं बताता हूं। पहली बात तो ये है कि अल्फा रेज अगर आर पार जा रहे होंगे तो एटम का मैक्सिमम पार्ट, अधिकतम पार्ट होगा वो वैकेंट होगा। तो पहली बात इससे हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो खोखला होता है, वैकेंट होता है। और उसके सेंटर में, मतलब एटम के सेंटर में क्या पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है या न्यूक्लियस पाया जाता है बोल सकते हैं। तो सेंटर में जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस बोल देते हैं, नाभिक बोल देते हैं। और इस पर कौन सा चार्ज होता है? तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ एक चीज और पता चल रहा होगा, ध्यान से देखो, अगर मैं इस एटम को ऐसे बनाऊं तो न्यूक्लियस केवल इतना पार्ट में पता चल रहा होगा, और अगर इतना पार्ट में पता चल रहा होगा तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज में बहुत कम होता है। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एटम का साइज है वो न्यूक्लियस की, या न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज की तुलना में नेग्लिजिबल होता है या स्मॉलेस्ट होता है, बहुत छोटा होता है, ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं। तो चलिए रदरफोर्ड मॉडल का मैं 1 बाय 1 स्टेटमेंट लिखाते जाता हूं क्या क्या बोलता है। तो चलो पहले अगेन मुझे लिखना पड़ेगा कि मैंने रफ कर दिया है। तो रदरफोर्ड मॉडल, ये रदरफोर्ड मॉडल समझिएगा क्या कहता है। इसका पहला पॉइंट तो ये कहता है कि एटम है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, मतलब कि एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, या एटम बीकम बाय 2 पार्ट, आप कंसिस्ट लिख सकते हो। और मैं यहां पर सिंपल सा एक पॉइंट बोल के लिख रहा हूं कि एटम 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, 2 पार्ट से मिलकर बनता है, मिलकर बना हुआ है। इसमें से कौन कौन से पार्ट हैं? तो देखिएगा, एटम्स का एक पार्ट तो ऐसे होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और उस पार्ट को या उस रीजन को हम लोग नाम दे देते हैं न्यूक्लियस रीजन। ये रदरफोर्ड का पहला स्टेटमेंट है कि एटम consist of 2 parts. First is known as nucleus region and another is known as extra nucleus region. तो इसका जो दूसरा पार्ट है उसे हम लोग क्या बोल देंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियस रीजन बोल देंगे। ठीक है बेटा, बताना जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको अगर थोड़ी बहुत हिंदी में प्रॉब्लम आ रहा होगा, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों को आपको समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी अगर ऐसे लगता तो आप भी बता सकते हो। तो ये बात तो समझ में आ गया कि रदरफोर्ड के अनुसार जो एटम है ये 2 पार्ट से मिलकर बना होगा, न्यूक्लियस रीजन और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस रीजन। ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि न्यूक्लियस रीजन के अंदर में 2 टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक प्रोटॉन्स है और दूसरा न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि इसके न्यूक्लियस रीजन में शॉर्ट कट लिख रहा हूं क्योंकि आपको मैं समझा ज्यादा रहा हूं। न्यूक्लियस रीजन के अंदर में कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? तो एक तो होता है इसके अंदर में न्यूट्रॉन और दूसरा कौन सा होता है? प्रोटॉन्स।
अच्छी बात यह है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, दैट मीन्स ये क्या होंगे, न्यूट्रल। और प्रोटॉन पे तो बच्चा बच्चा जान रहा होगा इस पे कौन सा चार्ज होता है, तो इसमें आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैंने यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी आपको बता दिया है कि रदरफोर्ड के अनुसार न्यूक्लियस रीजन में दो टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक का नाम न्यूट्रॉन्स है, जबकि दूसरे का नाम प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी थर्ड स्टेटमेंट सुनिएगा, देखिएगा क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियस रीजन के अंदर में, तो मैं यहाँ पर दूसरे पेन से लिख रहा हूं भाई, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस रीजन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस रीजन। अच्छा, हिंदी में से क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं नाभिकीय क्षेत्र और इसको बोलते हैं बाह्य नाभिकीय क्षेत्र। तो ध्यान दीजिएगा कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियस रीजन के अंदर में केवल एक ही टाइप के पार्टिकल पाए जाते हैं और उस पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन्स। और इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। मैं वर्ड में लिख दे रहा हूं, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया। पहला स्टेटमेंट मैंने ये बताया, दूसरा आपको ये बताया, तीसरा मैंने ये बताया है। अब ये देख लो कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तीसरी बात इसकी, और चौथी बात ये बोल के रखता है कि बोहर एटॉमिक मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल का क्या मतलब है कि वो खड़े नहीं रहते हैं आईना, वो घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। तो यही इसका तीसरा मतलब बोलता है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर लगातार घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो मैं लिख सकता हूं न्यूक्लियस रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहां पर लिख देते हैं रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा, अराउंड द न्यूक्लियस। ये इसका फोर्थ स्टेटमेंट है। हिंदी वाले क्या लिख लोगे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर लगातार घूमते रहता है या गति करते रहता है। भाई ये इसका कौन सा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट था। तो मैं लिख देता हूं क्या कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, मूव करते रहता है या गति करते रहता है। तो मैं बोलता हूं गति करता है, या सीधा सीधा लिख दो घूमते रहता है, घूमते रहते हैं। ये हो गया भाई, रहता है लिख लेते हैं। अच्छा, ये पॉइंट तो हो गया हिंदी प्लस इंग्लिश वाली। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ध्यान से सुनिएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बता रखा है कि न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज की तुलना में स्मॉलेस्ट होता है। तो यहां बस लिख दीजिएगा द साइज ऑफ न्यूक्लियस आर स्मॉलर देन, क्या लिखोगे, एटम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि एटम का जो साइज है वो स्मॉल होता है, स्मॉलेस्ट होता है किसकी कंपेयर में, अरे एटम बोलता हूं, सॉरी, न्यूक्लियस का साइज। भाई न्यूक्लियस का साइज एटम की तुलना में बहुत स्मॉलेस्ट होता है। न्यूक्लियस का साइज स्मॉलेस्ट होता है एटम की तुलना में। बता दो, मैंने आपको शॉर्टकट समझाया, लिखवाना तो नहीं पड़ेगा, लिखवा तो जरूर सकते हैं, इसे आप पढ़ भी सकते हो। बता दो जरा, यहाँ तक दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। जो भी पॉइंट आपको परेशान कर रहा होगा अगेन मैं रिपीट कर दूंगा उसको। हालांकि ये रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो वहाँ पर भी देख के आप दोबारा समझ सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि अगर आप लाइव हो तो उस समय आप डाउट क्लियर कर पाओ। क्या है, इसको पहले रफ करते हैं, और रफ करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसकी ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक का मतलब अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कमियां क्या है उसके बाद। लेकिन उससे पहले एक दो चीज और ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखने वाले होंगे
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बच्चा जान रहा होगा 1.604 इंटू 10 की पावर माइनस कितना होता है 24 कूलम। और इसका मास कितना होता है तो वो लिख लीजिएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और यहाँ पर किलोग्राम। इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। इस पर माइनस यहाँ पर चार्ज है नेगेटिव, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट नेगेटिव भी लिख सकते हो। मैं इलेक्ट्रॉन्स को पूरा वर्ड में लिख दे रहा हूँ। तो माइनस 1.604 इंटू 10 की पावर माइनस 24 कूलम। ये सॉरी माइनस 19। बहुत बच्चों में समझ मिस कर रहे थे, 19 होता है भाई। सुधार दिया। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं, काम की बात पर आते हैं। इसकी ड्रॉबैक समझिएगा। इसकी ड्रॉबैक क्या था, मतलब रदरफोर्ड के ड्रॉबैक क्या है। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। और ये मैं और पढ़ाऊंगा दोबारा, अगर ये एग्जिट हो जाएगा दोबारा ज्वाइन करना सेम लिंक से, ठीक है। मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे रदरफोर्ड तक पहुंचाना है। कल से रदरफोर्ड पढ़ाऊंगा, पर पहले समझ लेते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। देखो इसका कहना क्या था, इनका कहना था कि जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, ये बात सही है, ये हम भी मानते हैं, उस समय माना जाता था। लेकिन इसी थ्योरी को गलत प्रूफ किसने किया, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल का समझना क्या है पहले ये हम समझते हैं। तो देखो ये एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, और ये भाईजान ने कहा करी है, ये मैक्सवेल ने कहा करा है कि ये मैक्सवेल का कहना ये था कि जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है उसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होती जाती है। दैट मीन्स क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, देखो एक चार्ज पार्टिकल ये है और इसी के रिस्पेक्ट में दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा होगा, अगर घूम रहा होगा, तो इसकी एनर्जी लगातार कम होती जाएगी। दैट मीन्स अगर ऐसा हुआ, ये बात सही भी हम भी मानते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है कि ऐसा होता है। मतलब ये हुआ कि अगर ये न्यूक्लियस के चारों ओर अगर ये इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है ये लगातार ऐसे घूमेगा तो इनकी एनर्जी लगातार कम होती जाएगी और लास्ट में जाके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा, इसका फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर नहीं घूमे क्योंकि तो गिर चुका है वो, और गिर जाएगा तो बताओ एटम को हम एटम बोल ही नहीं सकते हैं। एटम को हम एटम तब बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर लगातार घूमते रहे। तो इस चीज से जब इसी चीज को जब पूछा गया कि आप मुझे बता दो रदरफोर्ड कि आप ऐसा बोल रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चीजें ऐसा होना चाहिए था। बट इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होते हुए भी न्यूक्लियस के चारों ओर लगातार घूमता है पर गिरता नहीं है, इसका रीजन बताओ। तो उन्होंने नहीं बताया था और ये थ्योरी को फेल कर दिया गया था। ठीक है, हाँ कुछ हद तक सही है, लेकिन यहीं बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और प्रॉब्लम्स क्या मैंने आपको बता दिया है कि उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। देखिएगा अगर 5 मिनट बचा है, अगर एग्जिट होता है तो दोबारा ज्वाइन करिएगा भाई। हाँ क्योंकि 5 मिनट मेरे पास रिमेनिंग टाइम आ गया है, क्या बोलते हैं। हाँ तो ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। रदरफोर्ड क्या कहना था, मैक्सवेल का कहना था कि चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी लगातार कम होती जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार लगातार अगर घूमेगी तो इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, लगातार कम, और लास्ट में आके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमारे रदरफोर्ड के पास अवेलेबल नहीं था। अब मुझे बता दो आपको कहां तक प्रॉब्लम आई।